नमस्कार दोस्तों। 24 सितंबर 2014 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं जिसको हम सब मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोग्राम को लगभग 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की 5 साल की ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको स्ट्रॉन्ग करना और मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज है उनको इंडिया में इनवाइट करके स्पेस और फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि ग्लोबल जो मार्केट है उसमें इंडिया की गुड्स की जो सप्लाई है वो बढ़ सके और ग्लोबल मार्केट में इंडिया की जो हिस्सेदारी है, जो 1.5% हुआ करता था, वो बढ़ सके। तो ये एक टारगेट था जिसके तहत एक प्रोग्राम को बनाया गया जिसको हम मेक इन इंडिया के नाम से सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, मेक इन इंडिया के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन उनमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे उसके बारे में आज बात करेंगे। मेक इन इंडिया के उन 3 ऑब्जेक्टिव्स में से एक है 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्रिएट करना। दूसरा है एनुअली 12 से 14% इंक्रीज लाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि उनकी शेयर बढ़ सके और वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 2022 तक 25% की हो जाए। अब ये है 3 मोटे मोटे मेन मोटिव्स। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो 12 से 14% एनुअली ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके बारे में। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो निकला था 2018 और 2019 की, उस इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ कर दिया गया है कि एनुअली 12% से 14% की ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रहा है। यानी जो उम्मीद किया जा रहा था वो रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के हिसाब से 2013-14 की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार 2013-14 में जो पब्लिक सेक्टर है वो जीडीपी में 31% की कंट्रीब्यूशन देता था, लेकिन वहीं 2018-19 की इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है वो है 28%। यानी कि ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज है वो गिरा है। आप कह सकते हो कि ये जो उम्मीद किया जा रहा था ग्रोथ की, उसके बजाय यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। GFCF है क्या, यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटा फॉर्मेशन एक्चुअली में क्या है? ग्रॉस फिक्स कैपिटा फॉर्मेशन एक मेजरमेंटिंग स्केल है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के द्वारा निर्मित चीज़ों का आंकलन करते हैं और उनकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। 2012 से लेकर 2019 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो ग्रोथ है वो ना के बराबर में देखा गया है। सिर्फ 2 ही ऐसे महीने थे जहां पे दोहरे अंकों में दर्ज की गई है इनकी ग्रोथ को। बाकी ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो महीने के हिसाब से 3% की ग्रोथ देखने के लिए मिला है। कभी कभी ये नेगेटिव में भी चला जाता है। ओवरऑल अगर कहे तो एक नेगेटिव ग्रोथ के काफ़ी करीब देखा जा सकता है। और इन चीज़ों से साफ होता है कि देश की जो इंडस्ट्री है वो फैल नहीं रही है बल्कि सिकुड़ रही है। हमारा दूसरा पॉइंट था 10 मिलियन एडिशनल जॉब्स को क्रिएट करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच लेते हैं कि सरकार नया 100 मिलियन जॉब्स बनाने वाले थे, लेकिन एक्चुअली में ये सच नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 2010 के डेटा के हिसाब से 4 मिलियन जॉब्स थे। यानी सरकार को 96 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना था। तो ऐसे में 2010 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो नया जॉब्स की कंट्रीब्यूशन है या नया जॉब्स जो क्रिएट हुआ है उसकी टोटल संख्या बहुत कम है, जिसको शून्य के बराबर माना जाता है। सबसे आखिर पॉइंट जो माना जा रहा था कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका 25% का होना चाहिए 2022 तक, उस चीज को अब रिवाइज कर दिया गया है और टारगेट को आगे पुश करते हुए 2025 रखा गया है। ओवरऑल बात करें तो मेन जो 3 मोटिव थे उनमें से एक भी फुलफिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न है, जैसे इंडिया में लेबर चीप है चाइना के मुकाबले, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी फी जो कि है पर यूनिट वो चाइना और इंडिया का सेम है, थोड़ा सा कम है इंडिया में चाइना से थोड़ा सा ही। तो ऐसे में क्यों यहाँ पे नई इंडस्ट्री नहीं लग रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंडिया खास कुछ नहीं कर पा रहा है। जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको गिनाता हूँ, जैसे अनस्किलफुल लो प्रोडक्टिव लेबर। हमारे यहाँ पे जो लेबर पाए जाते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होता
और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी भी कंपनी को चाहिए होता है कि कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, तो वो नहीं दे पाते हैं और कंपनी को ही लेबर को पहले स्किल देना पड़ता है और उसके बाद उनसे प्रोडक्शन करवाना होता है। दूसरा है करप्शन। आप किसी भी कंट्री की अगर बात करो तो करप्शन एक बहुत अहम पॉइंट है, जहाँ पे मैंने समझा था कि क्यों कोई देश अमीर होता है और क्यों कोई देश गरीब। तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे कि करप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक देश की ग्रोथ में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो करप्शन है ना, वो हर जगह पे है। यानी कुछ भी आप करने जाओ तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि इसमें उनका फायदा क्या है, उनका परसेंटेज कितना है। तो इन चीजों की वजह से भी जो कंपनीज है वो आने से इतराती है, डरता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई, आप सभी को पता है कि चाइना और इंडिया की फी यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो सेम है। तो फिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी की इशू को लाया जाता है? देखिए, चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कंपनी को 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है तो सरकार उनको 10 घंटे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में जो लोड शेडिंग की बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कई जगहों पे सप्लाई नहीं कर पाते हैं। और ये भी एक अहम पॉइंट होता है जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आने से थोड़ा सा इतराता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इसके लिए सप्लाई चेन को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रेलवेज चाहिए होता है, सड़कें चाहिए होती है। और इन सभी सड़कें और रेलवे पे दौड़ने वाली, पटरियों पे दौड़ने वाली गाड़ियों की स्पीड भी चाहिए होता है। चाइना और इंडिया के मुकाबले जो ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो कार की स्पीड से, जो व्हीकल की स्पीड से, वो बहुत ज़्यादा कम है हिंदुस्तान में चाइना के मुकाबले। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस जो प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, इसके बीच में बहुत बड़ा रेड़ी या पत्थर डाल के बैठे हुए हैं। मेक इन इंडिया के बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक आपको बताया है उनमें से ज़्यादातर बुरी ही चीज़ें हैं, जहाँ पे टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीजंस है आपके पास जिसकी वजह से मेक इन इंडिया सफल नहीं हो रहा है। तो फिर आपका कहना ये हो सकता है कि 5 सालों में मेक इन इंडिया में कुछ भी अच्छे नहीं हुए। हाँ, बहुत कुछ अच्छे हुए हैं। ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स है जो पहले बाहर से इंपोर्ट करवाया जाता था, लेकिन आज के समय पे वो हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं। जैसे कि एलईडीज है, फिलामेंट्स है जो बल्ब के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में बनना स्टार्ट हो गए हैं। छोटे लेवल की जो 1-2 रुपए की जो चीज़ें हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक हिंदुस्तान में बनना स्टार्ट हो गए हैं। स्मार्टफोन्स की फ्रेम्स, बॉडीज अब हिंदुस्तान में बनते हैं। पीसीबी की डिज़ाइन हिंदुस्तान में होने लगा है। और ऐसे बहुत सारी क्षेत्र हैं जहाँ पे मेक इन इंडिया ने अच्छा काम किया है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी ग्रोथ देखा गया है। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक 77 से 63 में आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जहाँ पे रैंकिंग सुधार रहा है। यानी इंटरनेशनल जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी एक पॉजिटिव नज़रिए से अब हिंदुस्तान को देखने लगे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जितनी भी फ़ायदे उठाने की बात आती है उन जगहों पे हम देखते हैं कि इंडिया के मुकाबले वियतनाम काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चाइना और यूएस ट्रेड वॉर को रखिए, वहाँ पे जितने भी कंपनीज चाइना को छोड़ के गई वो तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में गई, और बाकी जितनी भी बची कुची है उनमें से ज़्यादातर वियतनाम को चली गई। और थोड़े से ही कंपनी होंगे 8-10 जो शायद इंडिया को आई, वो भी छोटे छोटे कंपनीज। उन्हीं के साथ ये जो करंट सिचुएशन है जहाँ पे कोरोना की वजह से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है चाइना के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी यूएस कंपनीज हैं जो चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं, जो अपनी पूरी की पूरी बिजनेस को चाइना से लिफ्ट कर रहे हैं। वो बिजनेसेस को भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर वेस्टर्न में ही जा रहा है, और उनमें से कुछ परसेंट जो कि वियतनाम आ रहा है। लेकिन इंडिया के हिस्से में कितना बिजनेसेस आएगा वो किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है। यहाँ पे जो मेन काम करना है वो है करप्शन को कंट्रोल करना, सप्लाई चेन की रिफॉर्म्स करना, जिसकी बात कर भी दी है प्रधानमंत्री ने। पता नहीं कितना रिफॉर्म्स करेंगे, और उसकी कुछ झलक देखने के लिए भी मिला है जहाँ पे B46 करके कुछ ट्रेन्स को डेवलप किया जा रहा है 200 के करीब, जो शायद इस सप्लाई चेन में एक बड़ा सुधार ला सकता है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो एक पॉजिटिव वे में जा रहा है। अभी तक तो नेगेटिव भी देखने के लिए मिला है और कुछ चीज़ों को छोड़ के, तो शायद आने वाले समय में इस चीज़ में एक बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल बात करते हैं, मेक इन इंडिया फ्लॉप हो सकता है या एक हिट हो सकता है।
तो यहाँ पे बात करूंगा, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको समय देना पड़ता है, कम से कम 20 साल। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म विजन में देखते हुए बनाए जाते हैं ताकि लंबे समय में देश को फायदा मिल सके, देश की जो इंडस्ट्री है वो मजबूत हो सके। तो हाँ, ऐसा हो सकता है पॉलिसीज में सुधार लाते लाते 20 साल बाद एक ऐसा दिन हमको देखने के लिए मिले जहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे इंडिया की जो अभी की सिचुएशन में 2% का हिस्सेदारी है वो बढ़ के 8, 9 या 10% हो जाए। वैसे चाइना का जो हिस्सेदारी है वो माना जाता है 28% की है। तो समझ सकते हो हमारे आगे कितनी बड़ी एक चैलेंज है और कितने सारी चीज़ों से लड़ते हुए हमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक सक्सेस बनाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पे भी वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी हम वीडियोस बनाते हैं जिनको देख के आप खुद को अपडेट रख सकते हो। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अलविदा।